I welcome you all to Divya Career. So, students, today I will be starting with the part 2 of Module A Unit 1, where we were discussing about accounting standards. So, before proceeding further, I would like you all to subscribe to our channel and also press the bell icon to get the timely notifications of all the uploaded videos. And for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared its link in the description box. So, let's start with our today's session. So we will be continuing accounting standards in this session as well. तो इसमें अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे about accounting standard 13 which was revised in 2016. So accounting standard 13 है is related with the accounting for the investments which are made by an entity and how it is should be presented in the financial statements. अब जो investments हैं it could be the current investment जो कंपनी करती है okay which comes under the short term investments and it could be the long term investments. Current investments हो जाते हैं which are done for the period of 12 months or less than 12 months. Okay. और long term investments are those investments जो greater than 12 months के लिए कंपनी करती है. अब now these investments could be done in shares, debentures and other securities which are held as stock in trade. तो ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर बेस्ड है. अब की जैसे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. सो जो इसमें रूल होता है जो इनिशियली जो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं रिकॉग्निशन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को दैट इज डन एट कॉस्ट. तो जिसपे जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगा इंक्लूडिंग ब्रोकरेज जो हमने पे करी स्टैम्प ड्यूटी पे करी ओके फॉर दैट इन्वेस्टमेंट. सो वो जो भी हमारा इनिशियली जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इट इन आवर बैलेंस शीट्स okay because they come under the asset side में investment show होते हैं. so initial recognition is done at the cost और जो subsequent हम लोग फिर इसको recognize करते हैं measurement करते हैं that is done at the cost or the fair value of the investment whichever is low. okay क्योंकि हो सकता है आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया हो okay उसकी जो वैल्यू अब जैसे स्टॉक्स की वैल्यू है वो वोलेटाइल होती है चेंज होती रहती है. So हो सकता है there has been a drastic reduction in your market value of your stock. So जो अब आप इसको शो करोगे it should be shown at the cost or the fair value whichever is less. So accounting standard 13 आपको याद रखना है deals with the accounting for the investments जो कंपनी करती है shares, debentures, other securities में but it does not include the ये किससे डील नहीं करता एनी इंटरेस्ट डिविडेंड्स ऑल द रेंटल्स विच आर अर्न्ड ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स. अब जो इन्वेस्टमेंट्स पे आपको इनकम अर्न हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अगर आप डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट अर्न होता है. बॉन्ड्स है डिबेंचर्स है डेट इंस्ट्रूमेंट्स है इस पे कूपन अर्न होता है विच इज द इंटरेस्ट. शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड अर्न हो सकता है. ओके और कोई सिक्योरिटीज है ओके सो उस पे आपको रेंटल इनकम में भी अर्न हो सकती है. okay but the operating financial leases are also not included in that. इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स अगर आपने कुछ करे अपने एम्प्लॉयज के लिए आप खुद के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस म्यूचुअल फंड्स वेंचर कैपिटल फंड्स इन सब की अकाउंटिंग से डील नहीं करती है AS 13. ओके नेक्स्ट है हमारी AS 14 which deals with the accounting of amalgamation and the treatment of the resultant goodwill or reserves. It includes merger but does not deal with the cases of acquisition. अब अगर कंपनी ने कुछ भी मर्जर किया है अमेलगमेशन किया है दूसरी कंपनीज के साथ तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. अब देखिए इसके दो अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं. पहली बात एक होता है आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और दूसरा इसमें होता है आपका परचेज मेथड. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है जिस कंपनी के साथ आप मर्ज कर रहे हो ओके जिसके साथ आप एक तरीके से अमेलगेमेट कर रहे हो तो उसकी जो भी असेट लाइबिलिटीज होते हैं दे आर रिफ्लेक्टेड रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू. जो उसकी बुक वैल्यू थी उसी पे आप रिकॉर्ड करोगे. और परचेज मेथड के अंदर में जो उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज है उनको आप रीवैल्यू करते हो फेयर वैल्यू उनका निकालते हो जो मार्केट में चल रही है ओके और उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हो. तो इसमें ज्यादातर आपका क्या है आजकल परचेज मेथड ही यूज होता है. तो अब क्या होता है जब आप असेट्स लाइबिलिटीज के उसको एक्वायर कर रहे हो एक तरीके से और उसको अब आप बैलेंस शीट में शो करोगे उसके लिए हो सकता है आपने जो टोटल अमाउंट पे किया है ओके किसी कंपनी के मर्जर के लिए या अमेलगेमेशन के लिए या एक्विजिशन के लिए बोल सकते हैं तो उसके लिए जो भी आपने कंसिडरेशन पे किया है उस दूसरी कंपनी को
तो कंसीडरेशन कंपनी दो तरीके से पे कर सकती है, कुछ पार्ट कैश में पे कर सकती है, कुछ पार्ट वो शेयर्स में पे कर सकती है। तो अगर जो टोटल कंसीडरेशन कंपनी ने पे किया है फॉर एक्वायरिंग इट्स असेट लाइबिलिटीज, इफ दैट कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, नेट एसेट्स मतलब जो असेट माइनस लाइबिलिटी जो एक्वायर करी है, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है दैट इज ट्रीटेड एज गुडविल। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी के जो टोटल वैल्यू है असेट्स माइनस लाइबिलिटी वो कम है इन कंपैरिजन टू जो पैसा हम उस कंपनी को एक्चुअल में दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड कैश, इसका मतलब हम उसको एक्सेस पैसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम उसकी एक तरीके से उसकी मार्केट में एक अच्छी रेप्यूटेशन है, इमेज है, गुडविल है, उसको एक्वायर कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग एज एन असेट साइड गुडविल में शो करते हैं। और अगर हम उसको जो कंसिडरेशन पे करते हैं दैट इज लेस देन द नेट एसेट्स, जो उस कंपनी के एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो एसेट आता है जो एक्वायर्ड कंपनी है उसका, उससे हम उसको कम पैसा पे कर रहे हैं, तो जो एडिशनल अमाउंट एक तरीके से हमें बच रहा है, एक्वायरिंग कंपनी को बच रहा है, दैट इज ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व्स, वो कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो वो ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इससे भी डील करता है, हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल और द रिजर्व्स वुड बी डन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम किसी भी जो एक्वायर्ड कंपनी है उसको अगर हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड शेयर्स इन कंपैरिजन टू इट्स नेट एसेट्स, दिस मींस द एक्सेस अमाउंट आई एम पेइंग एज एन एक्वायरिंग कंपनी इज टू एक्वायर द गुडविल ऑफ दैट कंपनी, तो वो गुडविल में शो होती है ऑन द असेट साइड। और अगर हम जो टोटल कंसीडरेशन पे करते हैं दैट इज लेस देन द नेट एसेट्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, देन दैट मनी वुड बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व्स। ओके, so disclosures in the first financial statement of the transferee company, the following disclosures for the amalgamation should be made। अब ये देखिए ये एक्विजिशन के केसेस को डील नहीं करता है, इसमें एक्विजिशन से मतलब है कि जो एक्वायर्ड कंपनी है उसके जिसके हम असेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट में या जिसको एक्वायर कर रहे हैं दैट ऑल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उसकी भी लीगल एग्जिस्टेंस है अगर ऑलरेडी, ठीक है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं हुई है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होती है जो AS 14 के अंदर में नहीं आती। तो इसमें हम लोग मर्जर एमालगेमेशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डील करते हैं, जिसमें जो एक्वायर्ड कंपनी है या ट्रांसफरी कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है जिसका ट्रांसफर हो रहा है एसेट लायबिलिटीज, वो एक तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। ओके, तो इसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने रहते हैं जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसके अकाउंट में सब ट्रांसफर किया जा रहा है। It includes the name and the general nature of business of the amalgamating companies, effective date of amalgamation, method of accounting used, which could be the pooling interest method, purchase method, particular of scheme which is sanctioned under the statute, उससे रिलेटेड भी इसमें डिटेल रह सकती है अगर कुछ कोर्ट अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी प्लान है, ओके, उसके अंडर में हुआ है। डिस्क्रिप्शन एंड द नेचर ऑफ शेयर्स इशूड, सो कितना ओनरशिप एक्सचेंज किया गया है, 2 इक्विटी शेयर के बदले 1 शेयर इशू किया गया है, तो किस तरीके से इक्विटी पे इम्पैक्ट पड़ा है वो रिफ्लेक्ट करना होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर्ड एंड द ट्रीटमेंट देयर ऑफ। तो ये पॉइंट तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे पूरा कर ही दिया कि जो आपने कंसिडरेशन पे किया है फॉर द ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, तो उसका आप कंसिडरेशन जो भी आपने पे किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और द कैश, ओके, और उसका क्या डिफरेंस है विद द वैल्यू ऑफ द कंपनीज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, अगर वो ज्यादा है सो दैट विल बी शोन एज अ गुडविल, अगर कम है सो दैट वुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ओके, सो ये सारा AS 14 के अंदर में डील होता है, केसेस ऑफ मर्जर्स अमेलगेमेशंस, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका AS 15, it deals with the accounting and disclosure for the benefits which are provided to the employees in the financial statements of employer। तो अगर एम्प्लॉयर किसी भी तरीके का एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ओके, जैसे ग्रेचुटी वगैरह प्रोवाइड करता है सिमिलर स्कीम्स के अंडर में, तो उसका कैसे उसको वैल्यूएशन करना, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो रिफ्लेक्ट करता है। So disclosures include financial statements should disclose the method by which the retirement benefit cost for the period have been decided। तो अब जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट, अब अगर कंपनी जैसे कुछ इन द फॉर्म ऑफ पेंशन बेनिफिट्स दे रही है, ग्रेचुटी दे रही है, ओके, तो किस मेथड के थ्रू कंपनी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर रही है, कौन सा मेथड उसने यूज किया है। ओके,
In case the costs related to gratuity and other defined benefit schemes are based on actuarial valuation. Financial statements should also disclose whether actuarial valuation was made at the end of period or at an earlier date, and the date of actuarial valuation should be specified. So अब जैसे ग्रेचुटी है, रिटायर्ड बेनिफिट्स के जो कि डिफाइंड बेनिफिट्स स्कीम्स है, तो वहां पे फ्यूचर कॉस्ट क्या है, फिक्स नहीं होती है. अब कितना ग्रेचुटी मिलेगा एम्प्लॉय को, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वह कितने साल काम करेगा, और जब रिटायर होगा तो उस समय उसकी सैलरी क्या होगी, तो कितनी ग्रोथ इन सैलरी है. ओके, तो कौन से टाइप का, किस टाइप का एक्चुरियल मॉडल यूज किया जा रहा है, सो दैट द कंपनी कुड एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोस फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो एक तरीके से कंपनी को पे करने हैं. ओके, और उसका वैल्यूएशन कब किया गया है, वेदर इट इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड और द अर्लियर. ओके, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ द फाइनेंशियल एस्टिमेट्स जो कर रहे हैं कि क्या क्या लाइबिलिटी एक तरीके से बन रही है कंपनी पे फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द एम्प्लॉइज. ओके, तो वो सब चीजें क्या है, ट्रांसपेरेंट मैनर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो सके रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशंस, ओके, ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. इट डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर द बोरोइंग कॉस्ट एंड नॉट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओनर्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल. अब देखिए कंपनी क्या होता है, अब फंड्स रेज करती है, मतलब बोरो करती है. ओके, तो उस कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है, जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको कैसी अकाउंटिंग करनी है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, दैट इज डेट अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. अब देखिए बोरोइंग कॉस्ट, अब वो दो तरीके की हो सकती है. दोस कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड और इट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड. बोरोइंग कॉस्ट को अगर हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वो जो भी बोरोइंग, हमने जो पैसा बोरो किया है उसको हम यूज कर रहे हैं टू एक्वायर, टू कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ क्वालिफाइंग असेट. उससे हम कुछ एक क्वालिफाइंग असेट यानी कि कुछ प्लांट मशीनरी वगैरह को परचेज करने वाले, एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करने वाले, जिसको कि हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे फॉर फर्दर ऑपरेशंस. अब जो क्वालिफाइंग असेट है, अब ये होता बड़े अमाउंट का है, तो उसमें अब मान लीजिए एक सब्सटैंशियल पीरियड लगना है सो दैट इट कुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द यूज. ओके, या फिर इसमें मान लीजिए लगभग 12 महीने का अगर समय लगना है कि ये असेट हमारा रेडी हो सकेगा फॉर द फर्दर यूज इन आवर कंपनी, तो जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है दैट विल बी कैपिटलाइज्ड, मतलब इट वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट. तो जो बैलेंस शीट में जैसे प्लांट एंड मशीनरी अगर परचेज करिए तो जो बोरिंग कॉस्ट है दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट क्वालिफाइंग असेट, और फिर उसके ऊपर हर साल क्या है डिप्रिसिएशन होता रहता है और उस हिसाब से हम लोग शो करते हैं. अगर कॉस्ट इस तरीके की है विच इज नॉट कैपिटलाइज्ड, ओके, अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा है तो उस केस में उस कॉस्ट को हम एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं. अगर इफ इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, अगर ये कैपिटलाइज्ड नहीं हो रही है, मतलब we cannot treat it as a cost of our fixed asset, अगर हम उसको एज अ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट में शो नहीं कर सकते हैं बैलेंस शीट में, तो फिर हम उसको एज एन एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस इन आवर पीएल स्टेटमेंट. जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कंपनी बनाती है जहाँ इनकम और एक्सपेंसेस शो करती है, तो वहां पर इस कॉस्ट को क्या है एज एन एक्सपेंस हम लोग ट्रीट कर देंगे इन आवर पीएल स्टेटमेंट, जिस पीरियड में हमने वो इनकर करी है. ओके, so disclosures include the accounting policy adopted for the borrowing cost and the amount of borrowing cost which is capitalized during period. तो पहले तो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करिए, वेदर वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज दोस बोरिंग कॉस्ट और नॉट, और दूसरा कितना अमाउंट हम कैपिटलाइज करने वाले हैं, कितना नहीं करने वाले हैं. सो दैट शुड बी दैट इज पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. ओके, next comes your accounting standard 17, which deals with the accounting treatment related to the different segments of the businesses. So a standard is mandatory for the accounting period commencing from 1st April 2001. It lays down the criteria for identifying a business segment and the geographical segment and requires reporting of the segment subject to the fulfillment of the certain criteria specified in the statement. अब देखिए वो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे आर डीलिंग विद, या फिर डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लोकेशंस दे आर ऑपरेटिंग इनटू. तो उससे रिलेटेड इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि जो बड़े कंपनीज है उनके जो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स है,
ओके, या डिफरेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट से उनका रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो सेगमेंट का रिपोर्टिंग तब किया जाता है, कौन सा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, इफ इट मीट्स 10% threshold in revenue or in the asset compared to the total of all the segments. So कोई भी अगर एक सेगमेंट अगर 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी और हैविंग 10% ऑफ द असेट्स ऑफ ऑल द टोटल सेगमेंट्स, दैट सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी. Okay, and the reportable segment should collectively account for at least 75% of the enterprise total external revenue. जितने भी टोटल सेगमेंट से रिपोर्ट कर रही है, okay, they should together account for 75% of their company's external revenues. Okay, सो ये सारे सेगमेंट्स क्या है, रिपोर्ट करने रहते हैं बिजनेसेस को. अगर कोई भी सेगमेंट अगर 10% का थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट करता है इन द रेवेन्यू, रिजल्ट्स और असेट कंपेयर्ड टू द टोटल सेगमेंट्स, देन दैट सेगमेंट हैज टू बी रिपोर्टेड बाय द कंपनीज. Now the segment information should be prepared in conformity with the accounting policies adopted for the preparing presenting financial statements of an enterprise as a whole. तो जैसे कि जो बिजनेस पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, उसमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रही है, सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करनी है, ट्रीटमेंट करना है व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इट डिफरेंट सेगमेंट्स. ऐसा नहीं है कि जब हम कंसोलिडेटेड पूरा एंटरप्राइज एज अ होल का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करते हैं, उसमें हम एक तरीके से डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. सेगमेंट्स का जो एसेट्स है उसमें हम डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करते समय एक में स्ट्रेट लाइन यूज कर दिया, एक में रिटर्न डाउन वैल्यू, तो वो नहीं कर सकते. तो सेम कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करनी है, जो आप पूरा होल एंटरप्राइज के लिए यूज कर रहे हो वो ही सेम यूज करनी है व्हेन यू आर रिपोर्टिंग द डिफरेंट सेगमेंट्स इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट है रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, जो कि किससे रिलेटेड है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से. So deals with the reporting the related party relationships and transactions between the reporting enterprise and the related parties. अब जो पेरेंट कंपनीज है, अब जो उसके रिलेटेड पार्टीज है, जो उसकी सब्सिडरीज है, उनके साथ भी क्या है ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, कुछ असेट परचेज सेल कर दिए, तो वो सारा भी प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज. ओके, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं पेरेंट कंपनी सब्सिडीज के साथ, एसोसिएट के साथ, जॉइंट वेंचर्स के साथ, ओके, तो वो पूरा प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए. डिस्क्लोजर्स इंक्लूड्स द नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि वो एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, सब्सिडरी है, वो रिफ्लेक्ट प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है. डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, किस टाइप का ट्रांजेक्शंस था, कितने वॉल्यूम का हुआ, एंड हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड द प्रोविजंस व्हिच आर मेड फॉर द बैड डेट्स. अब हो सकता है जो रिलेटेड पार्टी है वो भी डिफॉल्ट कर दे, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी कितना प्रोविजनिंग करके रखी है. सो इसमें सारा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स पे बेस्ड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जो कि डील करता है विद द लीसेस. लीज पे बेस्ड है ये, कि हम लोग को फाइनेंस लीज कैसे ट्रीट करनी है, ऑपरेटिंग लीज को कैसे ट्रीट करना है. So the objective of this standard is to prescribe for the lessors and lessee the appropriate accounting policies and disclosure in the financial statement in relation to finance lease and the operating lease. अब देखिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, बताया गया, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस है बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज. तो क्या होती है दोनों लीसेस, फाइनेंस लीज कब यूज होती है, फाइनेंस लीज मतलब अगर हम कोई भी बड़े कैपिटल एसेट को दूसरी कंपनी से लीज आउट कर रहे हैं और उसको हम उसके लगभग जितना उसका इकोनॉमिक पीरियड है पूरे लाइफ टाइम के लिए ही लगभग उसको यूज करने वाले हैं, और एट द एंड ऑफ टेन्योर जो लेसर है वो उसको परमानेंटली के ट्रांसफर भी कर देगा लेसी के पास. ओके, तो वो क्या होता है, एज अ फाइनेंशियल लीज पीरियड होता है, जहां पर वो एज एन असेट एंड लाइबिलिटी दोनों साइड में यूज होता है, जहां पर राइट टू यूज असेट करके आपके बैलेंस शीट में दिखाई देता है, और लाइबिलिटी साइड में जितना उसके अगेंस्ट पेमेंट करना है उसकी जो कॉस्ट है वो रिफ्लेक्ट होती है. और ऑपरेटिंग यूज होता है जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ओके, विच मे बी लाइक 12 months और समथिंग. तो उसमें हम लोग क्या है
तब हम उस असेट को एज एन असेट लाइबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बस खाली हम लोग उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, अगर हम उस असेट को यूज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम एक तरीके से लेसर को रेंटल पेमेंट्स करते हैं। सो वो रेंटल एक्सपेंस बस शो हो जाता है हमारे पीएल स्टेटमेंट में, जो इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट होता है उसमें हम एज एन रेंटल एक्सपेंसेस को शो कर देते हैं, बाकी बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट जहाँ फाइनेंस लीज यूज होता है, जहाँ पे हम कैपिटल एसेट को बहुत ही लंबे टेन्योर के लिए पूरा यूज ही करने वाले जब तक उसकी लाइफ है और बाद में वो हमको ट्रांसफर भी हो सकता है, तो वहां पर हम उसको एज अ राइट टू यूज असेट और लाइबिलिटी दोनों साइड शो किया जाता है ये बैलेंस शीट में। ओके, तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है इन अंडर AS 19। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 विच डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइक अर्निंग्स पर शेयर। उससे रिलेटेड है कि कैसे कंपनीज को अपना अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करना और प्रेजेंट करना है। So it prescribes the principle for the determination and the presentation of EPS। जिससे हर कंपनी क्या एक स्टैंडर्ड मेथड को यूज करे फॉर डिटरमाइनिंग इट्स असेट EPS, जिससे ये डिफरेंट कंपनीज के EPS को इजिली कंपेयर कर सके इन्वेस्टर्स व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इट इम्प्रूव्स द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंसेस अमंग द डिफरेंट एंटरप्राइजेस। तो हर कंपनी अगर अलग तरीके से EPS को कैलकुलेट करेगी और प्रेजेंट करेगी तो इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग होगा टू नो how much is the actual EPS and whether to take the investment decision or not। तो एक standardized way present करता है which should be used by the companies for calculating and presenting its EPS। earnings per share कैसे calculate होता है, net profit और you can say profit after tax divided by the number of shares outstanding। so ये होता है आपका EPS। अब EPS भी दो तरीके के हो सकते हैं, बेसिक EPS और द डाइल्यूटेड EPS। बेसिक EPS में ऐसे ही कैलकुलेट होगा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा और कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ साथ वी ऑल्सो एड ऑन द डाइल्यूटिव शेयर्स। मतलब अगर कंपनी ने जैसे वारंट है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, ऑप्शन है, ये सब इशू करे हैं और हम ये मान के चले अगर वो सब भी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, तो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट तो वही है बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मतलब जो अभी तो कन्वर्ट नहीं हुए हैं बट हम ये मान के चले वो है एक तरीके से कन्वर्टेबल शेयर्स के कैटेगरी में आते हैं, तो अगर वो सारे कन्वर्ट हो गए, जो भी वॉरेंट्स वगैरह इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो हमारा EPS क्या होगा, डाइल्यूटेड में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए कंपनीज को बेसिक EPS भी रिप्रेजेंट करना है विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे EPS कैलकुलेट होगा। और दूसरा डाइल्यूटेड EPS जिसमें कि EPS आपका कम हो जाता है कंसीडरिंग नंबर ऑफ शेयर्स गेट इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज हियर वी आर कंसीडरिंग कि जो वारंट वगैरह भी कंपनी ने इशू किया है वो कन्वर्ट हो गया शेयर्स में। ओके, तो वो दोनों चीजें कंपनीज को प्रेजेंट करनी रहती है इन देयर स्टेटमेंट ऑफ PL फॉर ईच क्लास विद इक्वल प्रोमिनेंस फॉर ऑल द पीरियड्स प्रेजेंटेड। तो वही हर पीरियड का बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS, ये दोनों ही प्रेजेंट करनी रहती है। उससे रिलेटेड आपका AS 20। नेक्स्ट है आपका AS 21 विच डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Okay, so it presents consolidated financial statements should present the statements in addition to its separate financial statement। Okay, so जो parent entity होती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पूरे ग्रुप के भी प्रेजेंट करने रहते हैं ऐसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, जहाँ पे जो भी उसकी सब्सिडरीज है तो उनके आइटम्स को भी लाइन बाय लाइन असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ओके, सबको कंबाइन करके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है। उससे रिलेटेड है AS 21। Financial statements of the parent and its subsidiary should be combined on line by line basis, adding together the items of asset, liabilities, income, expenses। ओके, तो वो सारी चीजें कंसोलिडेट वे में शो करनी, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है AS 22। AS 22 किस पर बेस्ड है, AS 22 है अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेस से। ओके, टैक्सेस पे बेस्ड है कि किस तरीके से we would do the accounting for the taxes। So the tax on the income accrue in the same period as the revenue and the expenses to which they relate। तो अगर हमने जिस पीरियड में इनकम अर्न करी है उस पीरियड की ही वो एज इनकम शो हो रही है तो उसी पे हमें टैक्स भरना है। या एक्सपेंसेस हमें इनकर हुआ
तो उतना हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, उस हिसाब से हमें कम टैक्स भरना पड़ता है। ओके, अब क्या होता है, कंपनी की अकाउंटिंग जो उसकी इनकम होती है वो अलग होती है, और जो टैक्सेबल इनकम होती है वो अलग हो सकती है। अकाउंटिंग इनकम जो कंपनी के पीएल स्टेटमेंट में शो होती है, जो कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी उसके हिसाब से कंपनी की अकाउंटिंग इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम जो एज पर द टैक्स लॉज उस कंपनी की बनी। तो अगर क्या होता है, अगर कंपनी की कई बार क्या होती है, इसमें डिफरेंस आ जाता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज विच द कंपनीज फॉलो। तो अगर कंपनी की अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टैक्सेबल इनकम, तो उस केस में कंपनीज का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है। और अगर कंपनी का अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, मतलब कम है इन कंपैरिजन टू द टैक्सेबल इनकम, तो उस केस में डेफर्ड टैक्स असेट अराइज होता है। तो उसी पर बेस्ड है AS 22 की किस तरीके से DTL और DTA को ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, मतलब अकाउंटिंग इनकम हमारे जो PL स्टेटमेंट पे अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी उस हिसाब से हमारी इनकम ज्यादा हो रही है, तो एक तरीके से हमें क्या है, टैक्स ज्यादा भरना है। बट टैक्सेबल इनकम कम है, तो एक्चुअल में हम लोग टैक्स क्या है, कम भर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में लायबिलिटी हो गई हमारी, क्योंकि हमें फ्यूचर में जाकर टैक्स भरना पड़ेगा उतना, और तो इसीलिए वो एज ए डिटेल शो होता है। और अगर हमारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है बट एज पर अवर अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी अकाउंटिंग इनकम कम है, तो अभी हम करंट में टैक्स ज्यादा भर रहे हैं, बिकॉज टैक्स हैज टू बी पेड एज पर द टैक्स लॉस। तो अभी हम ज्यादा भर दे रहे हैं, बट फ्यूचर में हमारी क्या है, कम हमें टैक्स भरना पड़ेगा एज पर अवर अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो इसलिए वो हम उसको एज अ DTA शो करते हैं। ओके, so the statement prescribes the method for the determination of amount of expense or saving related to taxes on the income in respect of an accounting period. ओके, तो उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना हम लोग सेव कर रहे हैं टैक्सेस को ऑन अवर इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, उसको कैसे ट्रीट करना है, टैक्सेस को DTA DTL को कैसे ट्रीट करना है, उस पर बेस्ड है AS 22। नेक्स्ट है आपका AS 23। AS 23 किस पर बेस्ड है, इट इज रिलेटेड फॉर अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स। तो जो कंपनी के एसोसिएट्स होते हैं, जो कि सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर दोनों की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बट जिस पर जो पेरेंट कंपनी है एक तरीके से उसका अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, वो एसोसिएट की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो हाउ द अकाउंटिंग for the investments in associates should be done in the preparing presentation of the consolidated statements by an investor, उससे डील करता है। An associate is an enterprise in which investor has a significant influence, but it is not a subsidiary or a joint venture of an investor. Disclosures are required for the proportion of ownership interest. तो उस इन्वेस्टर्स का कितना ओनरशिप है, कितना कंट्रोलिंग राइट्स है ओवर दैट एसोसिएट, सो दैट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Next, AS 24, which is related with the financial reporting of discontinuing operations. तो अगर बड़ी कंपनी उसका कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिजनेस नहीं चल रहा है, वो उसको सोल्ड आउट करना चाह रही है या बंद करना चाह रही है, क्लोज करना चाह रही है, ओके कर रही है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्क्लोज करनी रहती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली पता चल सके कि ये स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट क्या है, क्लोज होने वाला है, उसका क्या रीजन है डिसकंटिन्यूएंस का होने का, और उसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी पे। ओके, सो it is based on the financial reporting for discontinued operation, which are significant part of the businesses being sold, abandoned or closed under a single plan representing separate major business line or a geographical areas. Okay, so जो भी बिजनेस सेगमेंट क्लोज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस फाइनेंशियली, वो सब भी रिफ्लेक्ट करना रहता है, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन देनी रहती है। नेक्स्ट इज AS 25, which is related with the presentation of the financial statements for the interim period. interim period मतलब less than the full year. वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आप पूरे ईयर का तो प्रेजेंट करते ही हो, बट अगर कंपनी को जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी है, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती हैं, ओके तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसमें फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा हर एक चीज का, उस पर डील करता है AS 25। Okay, which is interim period मतलब which is not a full financial year, it could be the quarter period, it could be the half yearly period। तो यहाँ पर जो कंपनीज को प्रेजेंट करना रहता है, it includes their condensed balance sheet, condensed statement of PL account, condensed cash flow statement and the selected explanatory notes।
ओके, तो ये सारी चीजें कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट करनी रहती है। तो क्वार्टरली अगर प्रेजेंट करिए तो उस क्वार्टर में के हिसाब से कितना बैलेंस शीट के असेट है, लाइबिलिटीज है, कितना इनकम है, एक्सपेंसेस है, कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ओके, दैट इज प्रेजेंटेड। नेक्स्ट इज ईयर्स 26 which is related with the recognition of intangible assets। अब कंपनीज के जैसे intangible assets होते हैं कई सारे, जैसे उसका खुद का पेटेंट है, कॉपीराइट है, कुछ सॉफ्टवेयर एक्वायर वगैरह किया है, ओके, सो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स कॉस्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अमोर्टाइजिंग impairing such assets over the useful lives, goodwill also comes under the intangible asset you can say। सो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसकी अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है ओवर द पीरियड तो आप उस हिसाब से उसको अमोर्टाइज करते हो ओवर द ईयर्स, ओके, तो उससे डील करता है। नेक्स्ट AS 27 which is related to accounting for interest in joint venture, reporting the joint venture asset, liabilities, income, expenses in financial statements of venturers and investors। तो ये सारा डील करता है related to how the accounting of interest in joint venture should be done। नेक्स्ट है AS 28 विच इज रिलेटेड विद द इम्पेयरमेंट ऑफ द असेट्स। तो अगर कोई भी असेट्स है तो उससे रिलेटेड रूल्स है कि अगर जो भी असेट आप कैरी करोगे वो कभी भी उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा बुक्स में शो नहीं होनी चाहिए, ओके, ऐसा ये स्टैंडर्ड कहता है। सो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग इम्पेयर्ड असेट को, उसकी जो भी कैरिंग वैल्यू होगी और shall not exceed its recoverable amount, तो वही लिखा है। The objective is to prescribe the procedure to ensure the carrying amount of an asset is not more than the recoverable amount of the asset। ओके, तो कभी भी असेट्स को हम लोग को ओवर स्टेट नहीं करना है, ओके, तो अगर वो इम्पेयर्ड हो रहा है तो उस हिसाब से ही उसकी कम वैल्यू पे ही उसको शो करना है बैलेंस शीट पे। अगर उसका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है मार्केट वैल्यू, ओके ओके, तो वो सब चीजें क्या है रिफ्लेक्ट करनी रहती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, ये तीन चीजों से डील करता है। इट डील्स विद द प्रोविजंस, it deals paid by the company, it deals with the contingent liabilities and also deal with the contingent assets। So the objective of standard is to ensure that appropriate recognition criteria and measurement basis are applied to the provisions and contingent liabilities। तो अगर किसी भी कंपनी की कोई प्रोविजंस, कोई लाइबिलिटी है, ओके, कितनी लाइबिलिटी अराइज होगी उसका अमाउंट अनसर्टेन है, ओके, बट वो लॉस हो सकता है कुछ भी, तो हम लोग को उसके लिए क्या सफिशिएंट प्रोविजन बना के रखने हैं। वैसे ही कुछ पास्ट ऑब्लिगेशंस थे, पास्ट इवेंट्स के, अब वो फ्यूचर में क्या कन्वर्ट हो सकते हैं। सो उस हिसाब से कंटीजेंट लाइबिलिटी भी बनाना है, उसी हिसाब से कंटीजेंट एसेट को भी शो करना होता है। So sufficient information is to be disclosed in the notes to the financial statements to help the users to understand the nature, timing and the amount of those provisions and the contingent liability। किस नेचर के हैं, किस टाइम बेस्ड है, ओके, तो कौन से टाइम पीरियड में एक्चुअल में ये अराइज हुए थे, कितने अमाउंट के हैं। द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू ले डाउन द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग फॉर द कंटीजेंट असेट्स। सो कंटीजेंट असेट्स को कैसे डील करना है वो भी रिफ्लेक्ट करता है, ओके, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रोबेबल आउटफ्लो कितना हो सकता है, क्या एस्टिमेशंस हम बना के चल रहे हैं इनके रिलेटेड। Provisions, the amount recognized as provision should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet date। तो अगर मान लीजिए कुछ तो चल रहा है, लॉ सूट फाइल किया है किसी कंपनी ने और आपको पता ही है कि आप हार सकते हो, इतना लॉस हो सकता है, तो उतनी फाइन आपको पे करनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी आप क्या एक प्रोविजंस बना के चल सकते हो। प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट। सो प्रॉपरली हर बैलेंस शीट डेट पे एज ऑन 31 मार्च उसको रिव्यू करना है, और करेंटली अगर आपको क्या लग रहा है कि कितना लॉस हो सकता है उसके हिसाब से आप एस्टिमेशंस के बेस पे आपको प्रोविजन अमाउंट एडजस्ट करते रहना है। A provision should be used only for expenditure for which the provision was originally recognized। ओके, तो एक पर्टिकुलर प्रोविजन हम एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए बनाते हैं जो हमें लगता है कि हमारा वो लॉस हो सकता है और उसको हमें कवर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, जो हमने इतने सारे पढ़े। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आपका क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, ओके, जो अभी तक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे वो हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म किया था आईसीएआई ने,
उन्होंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए थे, जिससे कि एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज के सब कंपनीज यूज कर सके, जिससे उनके कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, ट्रांसपेरेंट मैनर में वो सारी चीजों को डिस्क्लोज करे, इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा हो, मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिट हो टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बट फिर क्या होगा, बाद में आपका IFRS आया ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, IFRS क्यों आया था? IFRS से मिलता जुलता फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। IFRS इसलिए आया था कि उसने कहा है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे यूज होने हैं, ओके, जिससे कि मतलब वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेकर आया, जो कि ग्लोबल लेवल पे कंपनीज को यूज करने हैं, जिससे बेटर ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी हो सके। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दे वर मेड टू कन्वर्ज विद दिस IFRS, जिससे कि एक ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी हो सके, हमें भी इजिली क्या है, हमारी कंपनीज का भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंपनीज के साथ इजिली कंपेयर हो सके। ओके, उससे हम लोग इजिली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी उठा सके। ओके, सो इट हेल्प्स टू इनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑन अ ग्लोबल लेवल। उसके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए। So they are set of financial reporting standards harmonized with the IFRS, which is International Financial Reporting Standards, to enhance global accessibility and transparency for the Indian companies. जिससे इंडियन कंपनीज के बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंपनीज के साथ इजिली कंपेयर कर सके और बेटर ट्रांसपेरेंसी आ सके। सो नाउ प्रेजेंटली देयर आर 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर यूज्ड इन इंडिया। एक जो अभी तक हमने पढ़ा दोनों क्लासेस में, विच वर द AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर इशूड बाय द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा है ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, विच आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेनली किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? जो लिस्टेड कंपनीज है या जो बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज है, और साथ में जो सब्सिडरीज है इन कंपनीज की। ओके, जो ये बड़ी लिस्टेड, एक तो जो इतनी भी लिस्टेड कंपनीज है और जो बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज है और जो भी सब्सिडरीज है इन कंपनीज की, उनको मैंडेटरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। बाकी सारी कंपनीज क्या है, जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे उनको फॉलो कर सकती है। So companies, Indian Accounting Standards Rule of 2015 specify the companies which are required to follow this Indian Accounting Standard. कौन सी companies है? Companies whose equity, all the debt securities are listed or in the process of being listed on the any stock exchange in India or outside India. जिनकी इक्विटीज या डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में या इंडिया के बाहर, और बड़ी बिग अनलिस्टेड कंपनीज हु आर हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 250 crores or more, and the holding subsidiary, joint venture and associate companies of these companies A and B. तो एक तो सारी लिस्टेड कंपनीज, एक वो वाली अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एक इन सभी कंपनीज की सब्सिडरीज, एसोसिएट कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करने हैं। Now this is a list of Indian accounting standard, जो हमारे सिलेबस में इनके बारे में एक एक के बारे में डील नहीं किया गया है, ओनली द लिस्ट इज गिवन, तो वो हम लोग देख लेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है रिलेटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है लगभग सेम ही रूल्स है जो हमने AS में पढ़े थे, जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दोनों में ही इन्वेंट्रीज के बारे में था, कैसे हमें इन्वेंट्रीज को शो करना है, जो हमने देखा था इट शुड बी शोन एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, तो उस पर बेस्ड है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है विद द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता था, ये AS 3 में हमने देखा था, जहाँ पे हमें कैश इनफ्लो और फ्लो है फ्रॉम द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अलग अलग शो करना और रहता है, ये चीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आती है। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दीज लिस्ट। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, है लगभग वही सेम चीजें। देखिए, इनकम टैक्सेस के बारे में पढ़ा था, PPE के बारे में पढ़ा था हमने। ओके, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, बोरोइंग कॉस्ट, कुछ आपको सेपरेट भी मिल सकते हैं, बट दिस लिस्ट इज देयर इन योर सिलेबस। बाकी हर एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अलग से नहीं दिया गया, सो यू ऑल्सो डू नॉट नीड टू वरी। ओके, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है वो सब हमने कवर कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये सेशन काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में JIB रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।